तो डियर स्टूडेंट्स, आज क्या है कि अपन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी और आप उसको ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग की बात करते हैं। हेडिंग है आपके पास कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। देखो ये थ्योरी क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्या है वो बात करते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी reactant molecules collides to each other and the bonds are broken and new bonds are formed. Then reactants are converted to product. देखो इस थ्योरी में क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पुराने बॉन्ड्स बने हुए वो तो क्या होंगे, ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे, जिससे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं अपन। जैसे मान लो H2 प्लस I2 है, इससे 2HI बन रहा है। तो अपन ये कह रहे हैं H2 प्लस ये I और I है, I एंड I है। तो ये जो पुराने बॉन्ड्स हैं ये तो टूट रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, HI प्लस HI। तो रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिक थ्योरी ये है। अब ये कहता है कि इसमें जो कॉलिजन्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो आपके पास होते हैं इफेक्टिव कॉलिजन्स, इनमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इन कॉलिजन से क्या होता है, रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। एक होते हैं आपके पास नॉन इफेक्टिव कॉलिजन्स, नॉन इफेक्टिव कॉलिजन्स। इससे क्या होता है, कॉलिजन तो होते हैं लेकिन क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, कैसे अपने काम में आती है वो अपन देखेंगे। तो दो टाइप के कॉलिजन्स हैं, एक तो इफेक्टिव एंड एक नॉन इफेक्टिव कॉलिजन। अब बात करते हैं अपन सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी से रिलेटेड कुछ टर्म्स आएंगे, ग्राफ से अपन समझेंगे भी इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को अपन EA से लिखेंगे। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, कैसे काम में आती है, ये अपन देखते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है इसकी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to activate reactant molecule is known as activation energy। देखो मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने का मतलब क्या है, एक्टिवेट करने का मतलब है कि उतनी मिनिमम एनर्जी जिससे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है मीनिंग वो सब अपन देखते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर है आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको ET से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है मिनिमम एनर्जी लेवल विच इज क्रॉस्ड। ये वो मिनिमम लेवल है जिसको क्रॉस करने के बाद
जो रिएक्टेंट्स है, द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। देखो ये दोनों जो बातें आपको ग्राफ से मच बेटर समझ में आएंगी, पर आपको डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने मतलब रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी देंगे, उसके बाद ही रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। फिर हर रिएक्शन में एक फिक्स्ड मिनिमम एनर्जी लेवल होता है जिसको क्रॉस करने के बाद ही रिएक्टेंट किस में बदल पाता है, प्रोडक्ट में। उसी को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और इसमें जो रिलेशन आता है ET इज इक्वल टू, ये आपके पास आता है ER प्लस EA, या आप ऐसा कह लें जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो ET माइनस ER का गैप होती है। ठीक, इससे रिलेटेड और टर्म्स भी अपन देखते हैं, और टर्म्स क्या है आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद अपने पास थर्ड टर्म आती है इसी के अंदर, ध्यान दें आप, ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? देखो, जब क्या होता है, जैसे मान लें अपन बोलते हैं A2 प्लस B2 से क्या बन रहा है, 2AB, तो क्या होगा इनके कॉलिजन से, आप ध्यान दें, इनके कॉलिजन से बीच में क्या आएगा कि एक इंटरमीडिएट स्टेप आएगी जो आपको ऑर्गेनिक में ज़रूरत भी पड़ती है। मतलब ये जब कॉलिजन कर रहे हैं तो पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, पर एक ट्रांजिशन फेज आती है कि जिसमें क्या है, ना तो ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेकअप हुआ है, ना ये बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हुआ है। तो इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद ही जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदलता है, और ये होता है इस समय मैक्सिमम एनर्जी लेवल। इस समय मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है, और ये सबसे अनस्टेबल स्टेट होती है। मैक्सिमम एनर्जी लेवल होने के कारण ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे काम करेगा इसकी बात करेंगे। फिर अपन ये कहें कि जो रिएक्शन के टाइप है वो दो टाइप की रिएक्शन है, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप डेल्टा H कह लें या डेल्टा E कह लें, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। मुझे पता है जैसे डेल्टा E लें तो EP माइनस ER होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो प्रोडक्ट की एनर्जी किससे ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी। अपन बात करें फिफ्थ नंबर, अपन ये कहते हैं अगर रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसके लिए डेल्टा H या डेल्टा E क्या होगा, नेगेटिव। मुझे पता है डेल्टा E इज इक्वल टू EP माइनस ER। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्टेंट की एनर्जी किससे ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी। फिर इसी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, ओरिएंटेशन फैक्टर। देखो, अगर रिएक्शन के ड्यूरिंग एक्टिवेशन एनर्जी मिल भी गई तो भी ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो अपन ये कह रहे हैं कि आप ध्यान देना, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट when orientation of collision is proper। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जबकि कॉलिजन क्या होगा, प्रॉपर होगा। अब कॉलिजन प्रॉपर होने का क्या मीनिंग है वो देखते हैं। जैसे मान लो ये कॉलिजन हो रहा है, ये रिएक्शन है अपने पास 2AB से आपके पास A2 प्लस B2 बन रहा है। अगर AB प्लस AB का जो कॉलिजन है वो इस तरीके से है, तो आप ध्यान दें ये बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ से ये कॉलिजन है, तो क्या होगा, ये बन जाएगा A2 प्लस B2।
लेकिन अगर अपन बात करें इम्प्रॉपर कॉलिजन की, तो इसमें क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी तो मिली हुई है, लेकिन तब भी क्या हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल रहा है। रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि वो कॉलिजन प्रॉपर नहीं है। और आपको इस एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। मान लो यही वाली रिएक्शन थी ए बी, और इसका जो कॉलिजन हो रहा है वो इस तरीके से मॉलिक्यूल का कॉलिजन हो रहा है, तो एनर्जी इतनी तो मिल गई कि बॉन्ड टूट जाएंगे, लेकिन बॉन्ड टूटने के बाद जब प्रोडक्ट बना तो वो वापस क्या बन गया, ए बी बन गया। इसका मतलब जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो आप इस बात को समझें खास कि इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए केवल और केवल एक्टिवेशन एनर्जी ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए जो कॉलिजन का ओरिएंटेशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। और इस बात की ज़रूरत आपको क्या है, ऑर्गेनिक में खास तौर से पड़ती है। ठीक है, तो ये है, अपन आगे देखते हैं इसको। ये जो टर्म्स अपन ने यूज़ में ली, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये आपको क्या वेरियस ग्राफ से बिल्कुल ढंग से समझ में आएंगे। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें ए रिएक्शन लेते हैं अपन, ये अपने पास मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा ई का साइन पॉजिटिव होगा, ये ई पी माइनस ई आर है। तो इससे जो कंक्लूजन निकलेगा वो निकलेगा ई पी ग्रेटर देन क्या होगा, ई आर। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब आप देखें ग्राफ कैसे बनेगा इसका। ये तो प्रोपोगेशन ऑफ रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये अपन एनर्जी की बात कर रहे हैं। आप ध्यान दें, रिएक्टेंट की कोई ना कोई एनर्जी होगी, ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल था। जैसे जैसे क्या होगा, कॉलिजन्स होंगे तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब क्या होगा, वो ये साफ साफ कह रहा है कि हर रिएक्शन में एक मिनिमम एनर्जी लेवल होगा, एक एनर्जी लेवल होगा जिसको क्रॉस करने के बाद ही। तो अब आप ध्यान दें क्या होगा कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, मतलब इस एनर्जी लेवल, और ये ग्राफ में सबसे मैक्सिमम एनर्जी लेवल होगा। तो इसको क्रॉस करने के बाद ही रिएक्टेंट किस में बदलेगा, प्रोडक्ट में, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और हायर एनर्जी लेवल होगा, इसलिए ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसके बाद रिएक्टेंट किस में बदलना शुरू होगा, प्रोडक्ट में। तो अब आप ध्यान दें, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए रिएक्टेंट से, तो ये रिएक्टेंट का एनर्जी था, तो प्रोडक्ट की एनर्जी जो आएगी वो इससे ऊपर ही रहेगी। तो ये किसकी एनर्जी आ गई आपके पास, प्रोडक्ट की एनर्जी आ गई। अच्छा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो एनर्जी गैप आएगा, इसी को अपन क्या बोलेंगे, इस वैल्यू को अपन या तो आप डेल्टा एच बोल दें या डेल्टा ई बोल दें। तो यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ का पार्ट आएगा वो ये है। अच्छा, अब ध्यान दें, जो अपन ने इफेक्टिव एंड नॉन इफेक्टिव कॉलिजन की बात करी थी, कॉलिजन से मान लो एनर्जी लेवल इतना ही बड़ा, कॉलिजन हुए, लेकिन इसका मतलब क्या है, वो मिनिमम एनर्जी लेवल थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कैसा होगा, नॉन इफेक्टिव कॉलिजन। लेकिन अगर वो अपनी एनर्जी को कहाँ तक ले गया, थ्रेशोल्ड तक ले गया, तो रिएक्टेंट किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में। इन दोनों का जो एनर्जी गैप आएगा, इसी को अपन क्या बोलेंगे, फिर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की इक्वल एनर्जी करने के लिए ये जो एनर्जी गैप है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये अपने पास ग्राफ था एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अब आप ध्यान दें, सेम अगर आपसे ये पूछा गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान दें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मुझे पता है डेल्टा ई नेगेटिव हो जाएगा, तो ई पी माइनस ई आर नेगेटिव हुआ, तो ई आर क्या आ गया, ग्रेटर देन ई पी आ गया। अब आप ध्यान दें, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, आप ध्यान देना सभी। ये तो रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी थी, रिएक्टेंट की कोई एनर्जी लेवल ये था, ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी। ये अपन मान लेते हैं कि ये एनर्जी लेवल था आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई टी था।
तो जैसे जैसे कॉलिजन होंगे वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ेगी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करने के बाद एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी। अब इसमें ध्यान देना है कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल से भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जो ईपी का ग्राफ आएगा वो नीचे आएगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ज़्यादा आएगी, जबकि इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी क्या आएगी, कम आएगी। अच्छा, ये जो गैप आएगा ये वाला, इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तो ये वैल्यू तो किसकी आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी की। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो एनर्जी गैप आएगा उसी को अपन डेल्टा एच या ई बोल देंगे, डेल्टा ई बोल देंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ किसके लिए बनेगा, एक्सोथर्मिक के लिए। अब अपन बात करते हैं, एक और ग्राफ की बात करते हैं। मान लो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, सी लेते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ए से आपके पास बन रहा है बी, या अपन ऐसा लिख देते हैं, मच बेटर। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है आपके पास, प्रोडक्ट बन रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा रही है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं, और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदलने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसे बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं। अब आप ध्यान दें, मैंने मान लिया कि जो रिएक्शन है वो क्या है, नेगेटिव है। तो जो ईपी से बड़ा होगा रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जब अपन ग्राफ की बात करें तो आपको जो ग्राफ बनेगा, आप ध्यान दें, ये अपने पास रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी आ जाएगी, ईपी आ जाएगा, ये ईआर आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी, ठीक। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर ये है रिएक्शन है, यहाँ पर ये आपके पास ई एनर्जी। अब अपन देखते हैं इसके अंदर कि एक्टिवेशन एनर्जी और फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिमेनिंग टर्म्स कैसे काम में आएगी, इसको मैं आगे बताता हूँ आपको। हाँ, तो आप देखें इसमें, देखो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलेगा तो यहाँ से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए आपको कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ई। इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बोल देंगे। तो आप ध्यान दें, अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ गई, ई टी माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, ई आर आ जाएगा। ये फॉर्मूला नंबर 1 आ गया आपके पास। जब आपको प्रोडक्ट को किस में बदलना है, रिएक्टेंट में बदलना है, तो एक तरीके से यहाँ से इस एनर्जी लेवल को क्रॉस करना है। अब आप ध्यान दें, ये एनर्जी लेवल तो ई टी था, तो ये जो गैप आ गया ये पूरा, मतलब इसको एक्टिवेट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन की क्या आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप ध्यान से दें, जो ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ से यहाँ तक, मतलब ई टी माइनस ई पी, तो ई ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ई टी माइनस ई पी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैंने फर्स्ट माइनस सेकंड किया, तो आप देखो ई ए एफ माइनस ई ए बी इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, ये आ गया ई पी माइनस ई आर, इसी को बोलेंगे अपन हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच भी बोल सकते हो आप। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, ई ए एफ माइनस ई ए बी इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है जो आप बिल्कुल ढंग से याद करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए कि ई ए एफ को अपन क्या बोल रहे हैं, ये है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और अगर ई ए बी की बात करें तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर
बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है, EAF माइनस EAB की जो वैल्यू आएगी वो हीट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगी, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसी में क्या है अपन देखते हैं, अगर रिएक्शन क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच कैसे होता है, तो इसको अपन क्या है क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अपन ये बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अपन एक काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बड़ा आसान सा है, इसको क्या है क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपको ये दे रखा है फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ए से बी दे रखा है आपको डेल्टा एच का साइन बताना है, आपको गिवन है इसका मैकेनिज्म। ये कह रहा है पहले क्या है ए से सी बन रहा है, ये जो डेल्टा H1 आ रहा है आपको इसका साइन भी बताना है। फिर ये कह रहा है कि C से B बन रहा है, ये जो है डेल्टा H2 आपको क्या बताना है, इसका साइन भी बताना है। और आपको दे रखा है कि ये स्लो है या फास्ट है, ये भी आपको बताना है। ये स्लो है या ये फास्ट है, ये भी आपको बताना है। अब ध्यान दें, आपको इसके साथ में अकॉर्डिंग टू ग्राफ, आपको क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन के अंदर ही आपको क्या है ग्राफ भी दे रखा है, इस तरीके से ग्राफ दे रखा है आपको। ये ग्राफ आपको दे रखा है, ये A है, ये C है और ये B है, ये रिएक्शन है और ये एनर्जी। अब ध्यान दें, इस ग्राफ की हेल्प से आपको, मैं अब आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, इस ग्राफ की हेल्प से आपको क्या बताना है, पहले तो ओवरऑल डेल्टा एच बताना है। अब आप ध्यान दें, ओवरऑल डेल्टा एच की बात करें तो ए से बी की एनर्जी क्या है, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। मुझे पता है डेल्टा एच EP माइनस ER होगा, और एनर्जी किसकी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो ये साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो जो पहला पार्ट का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फिर अपन बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास डेल्टा H1 है A से C। तो अब आप ध्यान दें, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो ये जो साइन आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, डेल्टा H2 की बात करें अपन, ठीक है, डेल्टा H2 की बात करें तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो ये साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। हाँ, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, आप ध्यान दें कि डेल्टा H1 इसका मोड और डेल्टा H2 कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो मुझे पता है ओवरऑल रिएक्शन क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो जो नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक का इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डेल्टा H1 की तुलना में डेल्टा H2 मतलब मैग्नीट्यूड जो एनर्जी का होगा वो किसकी तुलना में, एंडोथर्मिक की तुलना में किसका ज़्यादा होगा, एक्सोथर्मिक। अच्छा, अब आप ध्यान दें, ये जो यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी आ रही है, C से एक्टिवेशन एनर्जी B बनने में ये आ रही है। ग्राफ से आपको क्वेश्चन में जब गिवन होगा तो ग्राफ बहुत क्लियरली गिवन होगा, आपको पता है कि जो EA1 आ रहा है, EA1 ये लेस वैल्यू है, और जो EA2 की वैल्यू है ये क्या है, मोर वैल्यू है। बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, EA2। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी, इसका मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए आपको क्या है, कम एनर्जी चाहिए, इजीली वो बदल जाएगा। इजीली बदल जाएगा मतलब वो रिएक्शन क्या होगी, स्पीडली होगी, वो फास्ट होगी। तो जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है वो क्या होगी, स्लो होगी। तो अपन ये बोलेंगे कि जो A से C वाला स्टेप है, A से C,
इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम थी, इसका मतलब ये वाला स्टेप क्या होगा आपका, फास्ट होगा, और सी से बी वाला स्टेप क्या होगा, स्लो होगा। ठीक, तो ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। अपन ने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ग्राफ कैसे बनता है इसको अपन ने क्वेश्चन की फॉर्म में देखा, और ये जो क्वेश्चन बनेगा वो वाइस वर्सा भी सही है। आपको क्या दे सकता है, ये वैल्यू दे सकता है, ये वैल्यू दे दे, ये वैल्यू दे दे, मैकेनिज्म में फास्ट और स्लो दे दे, और आपसे 4 ऑप्शन देख के वो पूछ सकता है कि कौन सा विच वन ग्राफ इज करेक्ट। तब भी आपको क्या है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है कि ग्राफ में ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी एंडोथर्मिक है, कौन सी एक्सोथर्मिक है, और अगर स्लो स्टेप है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, स्लो स्टेप की तो ज़्यादा होगी और फास्ट स्टेप की क्या होगी, कम। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद इसी कॉलिजन थ्योरी में फिर अपन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, वो है आपके पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एनर्जी ग्राफ। तो अपन देखते हैं, हेडिंग है आपके पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन। कैसे कैटलिस्ट काम करता है, क्या एनर्जी ग्राफ बनता है, क्या इफेक्ट आता है, ये फिर सभी देखें ध्यान से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैटलिस्ट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव पाथ टू केमिकल रिएक्शन ऑफ लोअर ET मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। सो rate of reaction increases। कैटलिस्ट क्या है, पूरी रिएक्शन को एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है। इस तरीके से प्रोवाइड करता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी बात को अपन ग्राफ से समझते हैं। देखो, अगर बिना, पहले तो अपन देखते हैं एनर्जी का ग्राफ है रिएक्शन के साथ में, मान लो ग्राफ ऐसा है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी ER, ये EP। ये जो ग्राफ था ये आपके पास विदाउट कैटलिस्ट अब ये कहता है कैटलिस्ट यूज में लोगे तो ग्राफ कैसे बनेगा उस पर ध्यान दें आप। ये आपको इस तरीके से एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करेगा, ऑल्टरनेटिव पाथ। तो ये वाला जो ग्राफ आएगा ये है विथ कैटलिस्ट। अब आप ध्यान दें, इससे क्या हो गया, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो कम हो जाएगी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो ET डैश आ रही है वो कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी की भी बात करें तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब नई एक्टिवेशन एनर्जी इतनी आ गई। तो अपन ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो अपन देखते हैं सबसे पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर अपन बात करें एक्टिवेशन एनर्जी तो ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। हाँ, इंपॉर्टेंटली अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो भी क्या है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है ये भी डिक्रीज हो जाएगी, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप ध्यान दें, अपन क्या बोलेंगे कि इससे फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी एंड बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दोनों क्या हो गई, डिक्रीज। और एक खास बात और, बाई सेम वैल्यू, भाई अगर आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में बोला जाता है तो जो दोनों वैल्यू हैं वो सेम वैल्यू से, अगर ये 20 है तो दोनों ही किससे डिक्रीज हुई है, 20 वैल्यू से। ठीक, अब अपन बात करें एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बाई सेम वैल्यू। ये भी इंपॉर्टेंट है, बाई सेम वैल्यू। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है
तो बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन भी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 2 टाइम्स। अपन बात करें रेट कांस्टेंट के की बात करें तो देखो अभी नहीं, आगे अपन पढ़ेंगे, पर के का एक फॉर्मूला आता है अपने पास, ये आता है ए टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो ई टू दी पावर ई ए अपॉन आर टी। आप ध्यान दें, इससे अपने को पता चलता है कि के और ई ए एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर के एफ की बात करें तो ये भी इंक्रीज हो जाएगी, के बी की भी बात करें तो ये भी इंक्रीज हो जाएगी। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है, ये 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो के एफ भी क्या होगी, 2 टाइम्स ही इंक्रीज होगी। तो ये एक खास बात। ई की बात करें अपन तो अगर आपके पास के पी या के सी है तो अपने को पता है ये क्या होता है, के एफ अपॉन के बी होता है। अगर के एफ 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, के बी भी 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो क्या है, के पी और के सी क्या बने रहेंगे, कांस्टेंट बने रहेंगे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो के पी एंड के सी हैं वो उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, किससे, कैटलिस्ट से। फिर आप ध्यान दें, अगर अपन डेल्टा एच की बात करें तो इनिशियल और फाइनल ये केवल ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहा है। इनिशियल फाइनल सेम है, इसका मतलब हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच या डेल्टा ई भी क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। देखें आप, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, मच बेटर काइनेटिक्स से ही आपको समझ में आएगा। पूरी बात ढंग से पता होनी चाहिए, एक एक बात इंपॉर्टेंट है इसकी, लैंग्वेज की टर्म्स में भी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट सबसे पहला काम तो क्या करता है, एक ऑल्टरनेटिव पाथ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो डॉटेड दिखाया हुआ है ये एक ऑल्टरनेटिव पाथ है जो कि नीचे की तरफ जाएगा। इट मीन्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी और लोअर थ्रेशोल्ड एनर्जी का ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, एक ऑल्टरनेटिव पाथ। इससे थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी चाहे वो फॉरवर्ड की हो चाहे बैकवर्ड की हो वो भी डिक्रीज होगी। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो इजीली रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। या सेम टाइम में ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रेट इंक्रीज हो जाएगी, और रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन की भी इंक्रीज होगी, बैकवर्ड की भी इंक्रीज होगी। के की बात करें तो अपने को पता है एक्टिवेशन एनर्जी और के में ऐसा रिलेशन होता है जिससे कि के की वैल्यू इस वाले केस में इंक्रीज होगी, के फॉरवर्ड भी इंक्रीज होगा, के बैकवर्ड भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी के सी की बात करें तो वो क्या बने रहेंगे, कांस्टेंट। एंड डेल्टा एच एंड डेल्टा ई भी क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। आगे देखते हैं इसमें। अपने को पता है कि 2 फॉर्मूले अपने को पता है, ई एफ माइनस ई ए बी इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन। अब क्योंकि रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये साइन पॉजिटिव होने का मतलब ई ए एफ ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ई ए बी। तो एक तो ये बात सही हो गई। अपने को पता है कि जो डेल्टा एच होगा वो ई पी माइनस ई आर होगा, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव। ई पी माइनस ई आर जब पॉजिटिव आएगा तो इससे कंक्लूजन निकलेगा ई पी ग्रेटर देन क्या होगा, ई आर। जब ई पी ग्रेटर देन ई आर होगा तो एक तरीके से जो आपके पास आंसर आ गया वो बोथ, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है, उसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये ऐसा कह रहा है आपको, ए प्लस बी से सी प्लस डी प्लस 40 किलोजूल फॉर above reaction if activation energy ये दे रहा है 90 जूल। देन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर गिवन रिएक्शन। अब रिएक्शन इसने C प्लस डी से क्या बना दिया, A प्लस बी बना दिया।
आप देखें, थोड़ी सी एक बात ध्यान रखनी है इसके अंदर, a प्लस बी से c प्लस डी। भाई आपको ये पता होना चाहिए प्लस 40 जूल दे रखा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 40 जूल आ जाएगी। अपने पास फॉर्मूला है EAF माइनस EAB इज इक्वल टू डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन। ये जो एबोव रिएक्शन की हीट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन की दे रखी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की। ये तो इसने कितनी दे दी, 90। आपसे ये पूछिए x ले लिया, डेल्टा H की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 40। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये 90 प्लस 40, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 130 जूल। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं आगे और क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, बड़ा ही